हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, बीएससी, एमएससी, बीएड, टीजीटी टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम चैप्टर को कैरी करते हुए। तो देखिए, जैव प्रक्रम हम बात करें, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जितने भी यहाँ पर जीव होते हैं पृथ्वी पर या दुनिया में, जितने भी जीव हैं, तो सभी के जीव में प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जीवन को सुचारू रूप से आगे की ओर चलाने के लिए या कंप्लीट लाइफ को करने के लिए। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये सजीव को शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीव जीवित रहते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मैंने आपको सिस्टम पढ़ाए थे, सिस्टम आपको याद भी कराए थे। अगर इनमें से देखिए कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करता है तो क्या होगा? जीव मृत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें, यदि सिस्टम का कोई भी अंग या अंग तंत्र का कोई भी अंग वर्क नहीं करता, तब भी जीव क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, यदि सजीव में होने वाली कोई भी एक प्रक्रिया किसी कारणवश कार्य ना करे तो जीव मृत हो जाएगा। जीव मृत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए, दुर्घटना के कारण कभी कभी क्या होता है, बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ चलाती हैं, आपका 4 व्हीलर बहुत तेज़ चलती है, तो आपने देखा होगा चलते चलते क्या होता है, आग लग जाती है। तो क्या होता है, आग लग जाती है तो उसका तो पूरा स्किन और ये पूरा डैमेज हो जाता है। कभी कभी 40% बर्निंग होती है, तब भी क्या है, डेथ हो जाती है। तो या 50-60% पर डेथ हो जाती है। और जो बाइक तेज़ चलाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा अंग होता है, जैसे हार्ट वर्क नहीं करता है, हार्ट अटैक या हृदयघात। जैसे कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें अगर क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा एकत्र हो जाता है तब भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रुधिर प्रसंचरण तंत्र है, उसका मेन अंग हृदय क्या कर रहा है, वर्क करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, प्रक्रिया या प्रोसेस जो हमारे शरीर में हो रही है, उसमें क्या है, कोई सा एक प्रक्रिया या सिस्टम वर्क ना करे, कोई एक अंग वर्क ना करे, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक, डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने देखा होगा किडनी फेल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कहते भी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट का नियम का पालन करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्रेक, अगर किडनी फेल हो जाती है तब भी क्या है, पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र फेलर हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पर मृत्यु इस समय, देखिए इस समय पूरी दुनिया में कौन सी महामारी चल रही है, कोरोना डिजीज, कोविड-19, कोरोना वायरल डिजीज। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पर कोविड-19 के कारण क्या है, कौन सा हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। देखिए इसमें तो नॉर्मल क्या सिम्टम्स रहते हैं, बस जुकाम रहता है, फीवर होता है, और ये यहाँ पर नौसिया। और हम बात करें, देखिए जो बैक्टीरिया वायरस है, वायरस क्या करता है, 1% टू अदर पर्सन क्या कर रहा है, जनित रोग है, तो संक्रमण फैल रहा है। तो हम बात करें, देखिए किस तरीके से हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इसमें हम बच सकते हैं, तो इसमें मास्क लगा कर ही निकले घर से। अगर ज़्यादा ज़रूरी वर्क है तभी हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, स्टे एट होम। और हम बात करें, देखिए कोरोना से बचने का ये भी उपाय है। अगर हमें क्या करना है, बचना है, तो अगर स्नीजिंग आती है, छींक भी आती है, कुछ भी जैसे कफ आता है, तो क्या करना है, अपना एल्बो का इस तरीके से यहाँ पर
स्नीजिंग करना है, छींकना है, खांसना है, क्योंकि हमारा जो हाथ होता है वो चेहरे पर बहुत ज़्यादा जाता है, और हाथ को साबुन से धोना है अच्छी तरीके से, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इसमें कोविड जो कोरोना वायरस है वो क्या करता है, लंग्स को यहाँ पर ब्रीदिंग में क्या है, रेस्पायरेशन में हमें क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, जिससे क्या है ब्रीदिंग अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और एक समय ऐसा आता है कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है ब्रीदिंग की वो डैमेज हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पर मैं बात करूंगा। देखिए इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए आपने कक्षा जो लोअर स्टैंडर्ड था, आपने जैसे कक्षा 3 में पढ़े होंगे, 2, 3, 4, 5 इनमें पढ़े होंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि हाँ बताइए सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ये कर ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा और इसी स्टैंडर्ड पर सजीव तथा निर्जीव के दो वस्तुओं के नाम लिखिए, सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या है, आप 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास में आने के कारण क्या है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। जब स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो आप क्या करना है, तो आपको इस तरीके से, अब हम देखिए यहाँ पर जय प्रक्रम को ही यहाँ पर सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ेंगे। तो अंतर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए कैसे क्या है। तो सजीव एवं निर्जीव के लक्षण, तो सभी सजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में खुद क्वेश्चन करती है एनसीईआरटी और खुद आंसर भी देती है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन करके आपको छोड़ दे, आंसर भी देगी एनसीईआरटी। तो देखिए यहाँ पर सभी सजीव जनन करते हैं और निर्जीव जनन नहीं करते हैं। तो जनन की मैं बात करूं, सभी जीव के अंदर अपने समान संतानोत्पत्ति करने की क्षमता होती है, तो इसको ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी कहती है, मान लीजिए मैरिज कपल है, जैसे जिसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद नहीं होती हैं संतानें, जैसे शुक्राणु नील हो जाते हैं, या मान लीजिए ऐसे महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस होना या एग का रिलीज ना होना, इस तरीके से, या यूटेरस का डैमेज होना, यूटेरस को बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दंपत्ति में। तो देखिए यहाँ पर, तो क्या वो निर्जीव होंगे, अरे जनन करने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में जनन करने की क्षमता नहीं होती है, तो क्या ये सभी जीव निर्जीव होते हैं। अब एनसीईआरटी आंसर भी देती है, नहीं, केवल जनन करने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन लाइफ प्रोसेस की अन्य क्रियाएं तो हो रही हैं। अन्य क्रियाएं जब हो रही हैं तो क्या है, ये सजीव है, एक ही तो नहीं है। जैसे रेस्पायरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उत्सर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वन प्लेस टू द अदर प्लेस, जैसे ये मूवमेंट होता है, चलते हैं, तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए श्रमिक मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी आपको पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा हनी बी का। तो इसमें क्या है, बस एक क्वीन होता है, ड्रोन होता है और वर्कर भी होती हैं। तो वर्कर भी क्या होती हैं, स्टेराइल फीमेल, नपुंसक मादा मधुमक्खी, याद रखना ये क्वेश्चन भी आता है। और जो क्वीन होती है, रानी मक्खी होती है, वो कैसी होती है, फर्टाइल फीमेल। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, और खच्चर म्यूल के अंदर भी देखिए यहाँ पर जनन करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्या ये निर्जीव हैं, और फिर आंसर भी देती है। आंसर दे रही है कैसे, कह रही है भैया इसमें जनन करने की क्षमता नहीं है, लेकिन लाइफ की अन्य प्रोसेस सारी की सारी पाई जा रही हैं और इनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, सजीव हैं। तो देखिए नेक्स्ट और भी लक्षण है अभी आगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा लक्षण सजीव और निर्जीव का। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की थी जनन, सभी सजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वृद्धि की बात करते हैं, सभी सजीव
वृद्धि करते हैं और निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मुझे आप देख रहे हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, तो ये क्या है, धीरे धीरे पहले क्या गर्भाशय में था, स्पर्म और एग मिले थे, फिर जायगोट युग्मक बना था, इसके बाद डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर 9 months आई एम बॉर्न। इसके बाद मैं धीरे धीरे मेरा ग्रोथ हुआ, 5 साल 10 साल इस तरीके, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 50 साल, इस तरीके से ग्रोथ होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो जो ग्रोथ हो रही है वो आंतरिक ग्रोथ हो रही है। सजीवों में कैसी ग्रोथ होती है, आंतरिक। और जो निर्जीव होते हैं उनमें ग्रोथ होती ही नहीं है। लेकिन क्या है, एनसीईआरटी फिर से वही बात करती है, कहती है कि भैया अच्छा ये बताइए, जो पहाड़ है, पहाड़ वृद्धि करता है, बालू के टीले होते हैं ये भी देखिए बढ़ते हैं, तो क्या ये सजीव हैं? अब देखिए एनसीईआरटी खुद आंसर कर रही है, खुद क्वेश्चन कर रही है, खुद आंसर भी देगी। उसने क्या आंसर दिया है एनसीईआरटी ने, कहती है देखिए जो सजीव होते हैं उनमें आंतरिक वृद्धि होती है, जो निर्जीव होते हैं उनमें बाह्य वृद्धि होती है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत था, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन अब उसकी लंबाई 8,850 मीटर हो गई है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंडिंग करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा पत्थर भी होता है, आप उस पर जल चढ़ाते रहिए धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो वो भी ग्रोथ करता है, लेकिन उसमें क्या है, बाह्य वृद्धि होती है। इसी तरीके बालू के टीले, आप रेगिस्तान में जाइए, राजस्थान में जाइए, यहाँ रेगिस्तान है बिल्कुल, तो वहाँ पर देखेंगे आप बालू के टीले क्या है, रेत आती है उड़कर वायु के द्वारा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके दिखाया भी है, तो ये क्या है, ये बढ़ रहा है, वृद्धि तो हो रही है इसमें, लेकिन ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बाह्य वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, बाह्य वृद्धि हो रही है, बाह्य वृद्धि। और इसमें देखिए यहाँ पर ये इसमें आंतरिक वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है इसमें कैसी हो रही है, आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, यांत्रिक वृद्धि हो रही है। इसीलिए क्या है, ये सजीव है और ये सब निर्जीव है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए तीसरे लक्षण की। तीसरा लक्षण कौन सा है, सभी सजीव गति करते हैं, सभी निर्जीव गति नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जैसे पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, तो क्या अभी पेड़ पौधे निर्जीव होंगे? जैसे आपने देखा होगा जब मैं छोटा था तो पेड़ पौधे एक ही स्थान पर रहते थे, देखता था तो किताबों में लिखा रहता था कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। मैं समझता सजीव होते हैं, हम चल रहे हैं इस तरीके से, चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे, ये तो यहीं पर हैं, तो ये कैसे सजीव हो सकते हैं? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा एजुकेशन आगे बढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा आगे, तो मुझे कुछ ऐसे थे जवाब जो मिले। तो इसी तरीके देखिए यहाँ पर तो क्या है, पेड़ पौधे जीवन पर्यंत एक ही स्थान पर रहकर जीवन की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करते हैं, जैसे श्वसन है, प्रकाशन है, जल का वहन है, खाद्य पदार्थ का वहन है, वृद्धि है आदि। तो इस तरीके से यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन करती है और एनसीईआरटी अपने आप जवाब देती है, कहती है कि पेड़ पौधे सजीव हैं लेकिन ये जीवन की अन्य प्रक्रियाएं सभी कंप्लीट एक ही स्थान पर रहकर करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पेड़ पौधे सजीव हैं ना कि निर्जीव। इसी प्रकार से देखिए आप, जीव मूवमेंट करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है,
ये देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई को मैंने बनाया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम बात करें, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे में वृद्धि कितने समय तक पाई जाती है, होती है, कितने समय तक होती है? तो इसका आंसर यही है। देखिए यहाँ पर जो भी जीव है उसका एक निश्चित आयु तक वृद्धि होता है, इसके बाद रुक जाता है। लेकिन पेड़ पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, जीवन पर्यंत। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं। देखिए, सभी सजीव श्वसन करते हैं और सभी निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे आपका एंटमीबा हिस्टोलेट का, या हम बात करें तो ये सारे जीव क्या हैं, बाह्य वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं। सॉरी, जब बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ये सरफेस के द्वारा ही ऑक्सीजन को लेने लगते हैं। ये श्वसन जो करेंगे यहाँ से इस तरीके से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं बॉडी सरफेस से। तो इसी तरीके से ये भी यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा विसरण द्वारा, जिस कारण इनके शरीर में श्वसन से संबंधित कोई भी अंग नहीं पाया जाता। देखिए ना तो नाक है, इसमें है कहीं नाक भी नहीं है, ना ही फेफड़े हैं, कहीं कुछ नहीं है। अगर इनके अंदर जैसे होता पूरा सिस्टम तो आपको इसमें दिखाई भी देता, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट क्या है, ये कांटेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होता है, इनके अंदर ये सीधे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन हम बात करें जो बहुकोशिकीय या जटिल जीव होते हैं, जैसे मैं देखिए यहाँ पर मेरा शरीर है, बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये स्किन है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है, जब आपको स्किन में पढ़ाऊंगा 5 लेयर होती है यहाँ पर, तो ये डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बस इसीलिए ऑक्सीजन के लिए हम इनटेक करते हैं और उसे क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा प्रत्येक सेल के लिए पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसी कारण हमारे शरीर में क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो गया है। जैसे नोज, फिर ये यहाँ पर आपका हो जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स बाद ये ट्रैकिया, ये आपका एपिग्लोटिस लिड होता है, फिर इसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंचियोल, पूरा लंग्स में, इस तरीके से पूरा ये सिस्टम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लक्षण होता है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एक बार हम सारे लक्षण देखेंगे। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सभी सजीव, नंबर 1, सभी सजीव श्वसन करते हैं, ये देखिए यहाँ से, फिर यहाँ पर आते हैं। नंबर 2, सभी सजीव भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं, नंबर 3, देखिए यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ सभी सजीव
के अंदर शरीर में वहन तंत्र पाया जाता है। नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पर आते हैं। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, या उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फिर जनन पर आ जाएगा। सभी सजीव जनन करते हैं। नेक्स्ट, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, सभी सजीव गति करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, सभी सजीव संवेदी होते हैं। संवेदी होते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर लक्षण होते हैं। अब देखिए, ये जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं जो शरीर में हो रही हैं, इनके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की। जैसे देखिए, मैं जब छोटा था तो मैं अपनी मम्मी से कहता था कि ये बताओ, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार खा लेते हैं, लेकिन हम रात में बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो मम्मी और पापा बताते थे कि बेटा ऐसा है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे खेत पर जाते हैं और उस पर जैसे खेत को जोतते हैं, बैलों से जोतते हैं, तो उसमें क्या है, एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें क्या है, भूख लग जाती है। सुबह खाते हैं, फिर आप दोपहर में खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, इस तरीके 3 टाइम खाना खाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, लेकिन क्या है, जब हम सोते हैं, सोने पर क्या है, ये जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं होती हैं ये चलती हैं, लेकिन जैसे ब्रीदिंग, तो एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा कम की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं, या मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जैसे क्लास में क्या करते हैं बच्चे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर वेस्ट करेंगे, इधर उधर कहीं कुछ, बस अपनी एनर्जी को एक जगह लगा दीजिएगा, तो आप एक क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट या एक अच्छे छात्र बन जाएंगे, या जो भी आप वर्क करेंगे तो आप उसमें महारत हासिल करेंगे। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, ना इधर ना उधर, बस अपने एक टारगेट को बनाकर उसी पर फोकस करिएगा, उसी पर सारा का सारा एनर्जी लगाइएगा। तो हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट, देखिए जैविक जो प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ये ऊर्जा सभी जीव भोज्य पदार्थ से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखिए पोषण, न्यूट्रिशन। भोज्य पदार्थ से पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पर आपके लिए ये थाली बनाई, ये थाली में आपके पास क्या है, जैसे ये कटोरी में दाल हो गया। दाल में आपको पता होगा क्या होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट आपके लिए जैसे ये पोटैटो हो गए, जीरा पोटैटो, जीरा आलू जिसे बोलते हैं, ये इसमें क्या हो गया, स्टार्च हो गया, जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये चपाती हो गई, ये चपाती या रोटी, ब्रेड, इसमें भी आपने क्या लगाया है, घी। ये आपका हो गया फैट्स, जिसे बोलते हैं वसा। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं यहाँ पर, और आपका जैसे यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के लिए आवश्यक जो चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। जब आप खाना खाते हैं तो ये सीधे ये इस तरीके डाइजेशन होता है छोटी आंत में, फिर छोटी आंत में जाकर इसको क्या किया जाता है, पूरे आंतों के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ पर पोषण 2 प्रकार का होगा। अब हम टॉपिक पर आते हैं, देखिए इस तरीके से पोषण 2 प्रकार का होगा, एक स्वपोषण और एक परपोषण। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पोषण आपका कितने प्रकार का था ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी देखिए यहाँ पर स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में आपको पढ़ना होगा प्रकाश संश्लेषण। और परपोषण आपका देखिए 3 प्रकार का हो जाएगा, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें देखिए परपोषण में नंबर 1, चलिए प्राणी संभोजी, इसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका आता है परजीवी पोषण, इसे कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और मृतोपजीवी, इसे बोलेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका, ये पूरा का पूरा, और इसका एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 वीडियो बनेंगी इस तरीके से, एक वीडियो ये होगा, एक वीडियो ये होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।